हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंद। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द ओवास्प रिस्क रेटिंग मेथोडोलॉजी। सो बेसिकली ओवास्प रिस्क रेटिंग मेथोडोलॉजी है क्या? जब भी हम कोई कोड रिव्यू करते हैं या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे आपको क्लाइंट बोलता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो इम्पैक्ट को आप एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला बिहाइंड दिस मैकेनिज्म, तो ये सब आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ एक नए वर्ड्स भी है इसके अंदर, फॉर्मूला कैसे काम करता है, आप ऑनलाइन कैसे कैलकुलेटर यूज में ले सकते हैं। सो ये सभी आज देखते हैं इन ओवास रिस्क रेटिंग मेथोडोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा डिस्क्लेमर अबाउट द दिस मेथोडोलॉजी। सो जो ये है आपका ओवास रिस्क मेथोडोलॉजी का, इसके अंदर थ्रेट एक्टर जो भी आपके स्किल्स के लेवल है, इसमें बहुत बार डिबेट चलता रहा है। बट मेन अगर हम बात करें मेथोडोलॉजी की जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है, विच इज़ निस्ट 830, ये आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, ये भी आपको अवेलेबल है इंटरनेट पे। मोजिला रिसोर्सेज में रिस्क असेसमेंट समरी, रैपिड रिस्क असेसमेंट, या फिर अल्टरनेटिवली देखते हैं आपके स्टैटिक कोड के लिए। सो थ्रेट मॉडलिंग एंड एप्लीकेशन थ्रेट मॉडलिंग बाय द ओवास्प, आप वहाँ से देख सकते हैं, एज वेल एज ओवास्प थ्रेट ड्रैगन। बट जो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिस्क रेटिंग बाय द ओवास्प, उसके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटी है, जैसे कि निस्ट पे है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की है, रिस्क असेसमेंट समरी की है। बट फिर भी कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो कि दूसरे फॉर्मूला में ऊपर नीचे हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड दिस? सो फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी देख रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी देख रहे हैं, आप मेरे को पेनिट्रेशन टेस्टिंग पता है, और आपके पास कोई कोड आता है, और कोड आने के बाद अब आप चेक करना चाहते हैं कि इसकी रिस्क कितनी आ रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर ये वनरेबिलिटी आई तो मेरे पास फ्यूचर प्लान क्या है। सो उससे रिलेटेड आपको उस वनरेबिलिटी का, उस थ्रेट का, उस रिस्क का आपको एक नंबरिंग काउंटिंग करनी है। एंड उस काउंटिंग के बाद पे वो आप सबमिट करते हैं, ताकि उस रिस्क के बेसिस पे कितने टाइम पे वो पेच हो जाए, ये आपको बताना होता है। अब ये आप क्लाइंट के साथ भी कर सकते हैं, आप अपनी सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग हम लोग चेक करते हैं डिफरेंस बिटवीन थ्रेट, वनरेबिलिटी एंड रिस्क, जिसमें से वनरेबिलिटी आपको पता है विच इज़ टाइप ऑफ फ्लॉज या फिर वीकनेस जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। कोई सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस हो सकता है, जो कि यस, जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर होती है। और जनरली अनइंटेंशनल ये वल्नरेबिलिटी होती है, कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता कि पीएचपी वर्जन 5 क्यों यूज़ में ले रहे हैं या एनीथिंग एल्स। थ्रेट होता है कि उस वल्नरेबिलिटी का कोई एडवांटेज उठा सकता है, और कुछ भी पोटेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को डैमेज करने के लिए यूज़ में लेता है, जो कि कंट्रोल में नहीं होता। फॉर एग्जांपल, डिनायल ऑफ सर्विस या फिर कंप्यूटर वायरसेस, ये हमारे कंट्रोल्स में नहीं होते। तो ये आपके थ्रेट होते हैं जो कि वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे होते हैं। थ्रेट आपके इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों हो सकते हैं। जैसे कि इंटेंशनल में हो गया कि मालवेयर हो, आपके अटैक हो गया, फिशिंग अटैक हो गया आपके, या फिर एक्सेसिंग समवन्स अकाउंट इलीगली। तो ये सारे आपके इंटेंशनल थ्रेट्स के अंदर आते हैं। अनइंटेंशनल थ्रेट्स हो गए आपके, आपने फायरवॉल अपडेट नहीं किया, या एंटीवायरस कुड मेक द सिस्टम मोर वनरेबल। सो इस टाइप के आपके अनइंटेंशनल थे। नेचुरल हो गए आपके, जो कि अभी हमने डिस्कस किए थे। देन वनरेबिलिटीज के बारे में, ऑब्वियसली यू आर इन दिस फील्ड, सो आपको वनरेबिलिटीज पता है, लाइक सीक्वल इंजेक्शंस एंड ऑल। सो इट कुड बी व्हाट वी कैन से, सर्वर साइड वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती है, आपकी क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती है। सो दीज आर द लाइक वल्नरेबिलिटी, जिनको हम मल्टीपल टाइप्स बांट सकते हैं। लाइक नेटवर्क लेवल वल्नरेबिलिटी हो सकती है, योर ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वल्नरेबिलिटीज है, ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती है कि यूज़र की वजह से कुछ हो गया। प्रोसेस रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज होती है, लाइक स्पेसिफिक प्रोसेस कंट्रोल कैन ऑल्सो कोज वल्नरेबिलिटी इन द सिस्टम। एंड देन रिस्क होते हैं आपके। सो रिस्क बेसिकली आपके एक पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉसेस होते हैं, जिसपे आप ट्राई करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो थ्रेट और वल्नरेबिलिटी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक टाइप का आपका एक रिस्क है, जो कि कंट्रोल्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी चीज़ से
किसी वल्नरेबिलिटी से या फिर किसी साइबर अटैक से बचना है, सो यू कैन इम्प्लीमेंट द फायरवॉल एज वेल। सो उस रिस्क के बेसिस पे आप रिस्क के बेसिस पे आप वल्नरेबिलिटी और थ्रेट को एज्यूम करते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। उनके बेसिस पे उस रिस्क की क्या रेटिंग होगी, क्या ये मेरा पैच हो सकता है, क्या ये लॉन्ग टर्म पैच के अंदर जाएगा या ये इमीडिएटली पैचिंग का है। फॉर एग्जांपल अगर रैनसमवेयर आ जाता है, सो यस वो रिस्क तो है, बट रैनसमवेयर आना ये आपका 50-50% चांसेस है आपके सिस्टम पे। अगर आपने इंटरनली ट्रेनिंग दे रखी है, किसी ने कुछ फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते या फिर फायरवॉल आपका ब्लॉक कर देता है, तो यस वो रिस्क वहाँ पे आपके 50-50% हो गए, विच इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एज पर द कंपनी पॉलिसीज। और रिस्क भी आपकी दो टाइप की हो सकती है, विच इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ऑब्वियसली हाँ, जो कि बाहर से या फिर आउटसाइडर्स द ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, अटैक्स लाइक फिशिंग, रैनसमवेयर, डीडोस एंड ऑल। इंटरनल होती है आपकी, जो कि आपके इंटरनल एम्प्लॉयज ही कर देते हैं कि पर्सनल डिटेल वगैरह शेयर कर देना, या फिर जो भी आप ट्रेनिंग वगैरह देते हो या फिर वेल ट्रेंड ना हो आपके एम्प्लॉयज, सो ये सारे आपके रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना ये अच्छी बात है, बट उसको थ्रेट मॉडलिंग के बेसिस पे या फिर कोड रिव्यू या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के बाद पे आप उसको एक रेटिंग देते हैं। उस रेटिंग के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर मुझे इसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेने हैं या नहीं लेने, लेने हैं तो कितने टाइम में लेने हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। Now we'll talk about the approach. So OWASP approach presented here is the best on these standard methodologies and is customized for the application security. So let's start with the standard risk model, which is risk equal to likelihood multiply impact. Now likelihood क्या है? So likelihood हो गया कि so basically it's chance of something happening या फिर how likely something is to happen. सो किसी भी चीज को कुछ भी इंसिडेंट होने वाला है, उसके क्या चांसेस है या फिर उसके चांसेस को आप एक परसेंटेज के अंदर मेजर कर सकते हैं। सो विच इज़ योर लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट। आपको पता ही है कि इससे होने वाली मतलब क्या चीज़ होगा इससे। फॉर एग्जांपल अगर सीक्वल इंजेक्शन हो गया, सो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मे बी इट्स बिजनेस इम्पैक्ट भी हो सकता है, टेक्निकल इम्पैक्ट भी हो सकता है, जिसके अलग अलग मल्टीपल पार्ट्स हम डिवाइड कर सकते हैं कि लाइक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो सकती है, विच इज़ इन इम्पैक्ट। सो लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट हम लोग करके देखते हैं। और सिंपली अप्रोच की बात करें, सो ये आपकी 6 स्टेप्स के अंदर आती है, विच इज़ आइडेंटिफाइंग अ रिस्क, फैक्टर ऑफ फॉर एस्टिमेटिंग लाइक्लीहुड, factors for estimating impact, determining severity of the risk, deciding what to fix, and customizing your risk rating model. Now, अगर आप अभी सिंपली पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड के अंदर ही है और आप किसी क्लाइंट के लिए आप ये वाली सर्विस देते हैं, सो यस आप इम्पैक्ट के साथ साथ मतलब स्टेप 4 तक आप ये कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि डिसाइडिंग व्हाट टू फिक्स, क्योंकि ये सारे क्लाइंट के काम है। तो आपने जो भी यहाँ पे रिस्क दी है, वो क्लाइंट अब आगे देखेगा कि व्हाट टू फिक्स एंड कस्टमाइजिंग योर रिस्क रेटिंग मॉडल्स। कि हो सकता है मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे सिर्फ लॉगिन पैनल ही है और वहाँ पे आपको सीक्वल इंजेक्शन मिलता है। तो हो सकता है मैं एज ए कंपनी देख रहा हूँ कि मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरा बिजनेस किसी वेब एप्लीकेशन से आ ही नहीं रहा। या फिर अगर आप सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं किसी नेटवर्क की और किसी प्राइवेट आईपीज़ पे आपको सीक्वल इंजेक्शन या फिर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जैसी वल्नरेबिलिटी मिलती है, जो कि स्टैंड अलोन आपका कंप्यूटर सिस्टम है, या फिर स्टैंड अलोन नेटवर्क है जहाँ पे सिर्फ 3 ही कंप्यूटर सिस्टम है, जहाँ पे आपको एक सर्वर के अंदर ये वल्नरेबिलिटी मिली है। सो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा नहीं होगा, ये सब कंपनी डिसाइड करके देती है। सेम चीज़ अगर आप सेम कंपनी के अंदर हो, तो यस आपको स्टेप 1 टू स्टेप 6 पूरी फॉलो करनी होती है। फ्रॉम आइडेंटिफाइंग टू रिस्क से लेके लाइक्लीहुड, इम्पैक्ट, सेवेरिटी, व्हाट टू फिक्स एंड रिस्क रेटिंग मॉडल। नाउ एक एक करके चेक करते हैं। स्टेप 1 के अंदर बेसिकली आप सिक्योरिटी रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने इसको सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर लिया है।
अब वो एक्सप्लॉइट से रिलेटेड जो आपका इम्पैक्ट है, मे बी बिजनेस से रिलेटेड या फिर टेक्निकल से रिलेटेड हो सकता है। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अ रिस्क। सो मे बी ज़्यादा थ्योरेटिकल हो सकता है, बट जैसे आप इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे आगे, तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सो आइडेंटिफाइंग द रिस्क, सो सिक्योरिटी रिस्क हो गया जहाँ पे आपने किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया। देन स्टेप 2 हो गया आपके फैक्टर फॉर एस्टिमेटिंग लाइक्लीहुड। सो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है पोटेंशियल रिस्क को, एंड फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट द लाइक्लीहुड। सो इस केस में आप सिंपली देख सकते हो, क्योंकि देर आर लाइक नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन बी हेल्प डिटरमाइन द लाइक्लीहुड। एंड लाइक अगर मैं सिंपली एग्जांपल की बात करता हूँ, सो फॉर एग्जांपल एन इनसाइडर में बी मच मोर लाइक अटैकर देन एन एनोनिमस आउटसाइडर, बट ये डिपेंड्स करेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या क्या है इसके। सो ये आपके स्टेप 2 के अंदर जहाँ पे आप लाइक्लीहुड को एस्टिमेट करते हैं, सेम चीज एस्टिमेटिंग चलती है अपने इम्पैक्ट पे। सो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपने सक्सेसफुली इम्पैक्ट की मीन टेक्निकल पे जा रहा है या बिजनेस पे जा रहा है, इसको और इन डेप्थ देखते हैं नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर। सो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं कि डिटरमाइन द सिविरिटी ऑफ द रिस्क। सो हमने जो भी अभी लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट के बेसिस पे जो भी हमने पॉइंट्स निकाले हैं, नंबर्स निकाले हैं, वहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया कि 0 टू लेस देन 3 इट्स लो, 3 टू लेस देन 6 इज मीडियम एंड 6 टू 9 इज हाई। नाउ ये नंबर कैसे आइडेंटिफाई होंगे? सो जो हमने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 देखा था, उसके बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपीटेबल मेथड, इफ इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द रेटिंग टू मेक देम रिपीटेबल। सो यहाँ पे आप दो सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड कर रखे हैं, थ्रेट एजेंट फैक्टर्स एंड वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स, जहाँ पे आपके स्किल्स लेवल, मोटिव, अपॉर्चुनिटी साइज एंड एज ऑफ डिस्कवरी, एज ऑफ एक्सप्लोइट, अवेयरनेस एंड इंट्रूशन डिटेक्शन, यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस है। एंड देन ओवरऑल लाइक्लीहुड 4.375 मीडियम। नाउ ये कैसे आता है मेरे? सो मैं यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर ओपन करके बताता हूँ। सो मैंने स्किल्स लेवल, मोटिव या अपॉर्चुनिटी या साइज को मैंने मेरे बेसिस पे नंबर दिए, या फिर क्लाइंट के, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो, उनके बेसिस पे कि एज ऑफ डिस्कवरी कैसी थी, एक्सप्लोइट करने में आपको कोई इश्यू आया नहीं आया, 6 नंबर ही क्यों लिया है, अवेयरनेस में 9 ही क्यों लिया है, इंट्रूजन डिटेक्शन में 2 ही क्यों लिया है, ये सब हम कैलकुलेटर के अंदर देखते हैं। बट फॉर्मूला इट्स बिहाइंड, यहाँ पे मैं 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 1 करता हूँ विच इज 15। एंड देन अब आप इसको दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ, सो विच इज 3.75। एंड सेकेंड को करते हैं 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2 विच इज 20 एंड डिवाइड बाय 4। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं विच इज 3.75, या फिर आप एक साथ भी यूज में ले सकते हैं कि लाइक स्किल लेवल से लेके इंट्रूजन डिटेक्शन तक 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2। सो यहाँ है मेरे पास 35, और 35 में डिवाइड बाय 8 कर देता हूँ बिकॉज ये टोटल नंबर मेरे 8 है। सो ओवरऑल लाइक्लीहुड माय 4.375। सो यहाँ पे 4.375 आप देखते हैं, और यहाँ पे मैं देखता हूँ, सो 3 टू लेस देन 6 दैट्स मीन मीडियम। सो जो मेरा लाइक्लीहुड आया है विच इज माय मीडियम। सो ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ इसी के ही नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं टेक्निकल इम्पैक्ट और बिजनेस इम्पैक्ट देखता हूँ। सो अगेन 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइड बाय आप 4 करेंगे, सो विच इज 7.25, विच इज ओवरऑल टेक्निकल इम्पैक्ट इज हाई। एंड if I'm talking about the business impact, then 1 plus 2 plus 1 plus 5 divided by 4 which is 2.25 which is low, जिसमें आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि लाइक फाइनेंशियल डैमेज है या नहीं, रेपुटेशन डैमेज, नॉन कंप्लायंस, प्राइवेसी वायलेशन, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो मे बी आपको नाम से पता लग गया होगा कि टेक्निकल इम्पैक्ट किस बेसिस पे बात कर रही है, कि कॉन्फिडेंशियलिटी अगर ब्रीच हो जाती है तो क्या है, इंटीग्रिटी ब्रीच होती है तो क्या है, लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का क्या है। सो इन्हीं के बेसिस पे हम ऑनलाइन कैलकुलेटर चेक करके देखते हैं। सो ऑनलाइन कैलकुलेटर के लिए आपके पास एक वेबसाइट है, ovas-risk-rating.com।
सो दिस इज योर वेबसाइट। सो जो भी हमने अभी थ्योरेटिकल पार्ट में देखा है उसका प्रैक्टिकल है, जिसमें यहाँ पे आपके मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक योर लाइक्लीहुड फैक्टर्स एंड योर इम्पैक्ट फैक्टर। इन दोनों के बेसिस पे ही आपके ओवरऑल एक सोर्स वेक्टर जनरेट होते हैं। लाइक अभी कुछ सारी जगह यहाँ पे पॉइंट्स 0 0 है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 एंड ओवरऑल सेवेरिटी इज नॉट। सो यहाँ पे भी मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। नाउ थ्रेट एजेंट फैक्टर्स देखते हैं। अब आप यहाँ पे कोई सी भी वल्नरेबिलिटीज को ले सकते हैं। सो फर्स्ट है मेरा थ्रेट एजेंट फैक्टर्स एंड vulnerability factors. So threat agent factors में है skills level. Now skills level is like how technically skilled is the group of threat agent, कि कितना technically skilled है. So for example, like they are security penetration skills, network and programming skills, advanced computer users, some technical skills और no technical skills. सो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सी भी वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया और फाइंड करने पे आपको लगता है कि नहीं, इसके लिए तो एक पेनिट्रेशन स्किल्स की ही ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सप्लॉइट को राइट किया और राइट करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें की, एक्सप्लॉइट की, तो यस आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। नेटवर्क से रिलेटेड, या फिर आपको लगता है कि सम टेक्निकल स्किल्स, सो यू कैन यूज़ नंबर 6। या फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी को भी ये बताऊंगा तो कोई भी कर सकता है, कोई टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया, या फिर डायरेक्टरी लिस्टिंग वल्नरेबिलिटी है, जिसमें आप स्लैश करके किसी भी डायरेक्टरी का नाम लिखते हो और आपको इंडेक्स ऑफ चीज़ें दिख जाती है। सो उसके अंदर कोई टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फॉर एग्जांपल मैंने नो टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे चूज कर लिया। सो मेरा लाइक्लीहुड फैक्टर सब हो गया मेरा एल एफ, विच इज लाइक्लीहुड फैक्टर्स विच इज 1.125। Now second is motive. So motive is like how motivated is the group of threat agent to find and exploit this vulnerability. So simply is it is low or no rewarded, possible rewarded या फिर high rewarded. So ये भी आपको चूज करना है कि जो आपने देखा है which is like लो लेवल का है कि कोई रिवॉर्ड नहीं देगा। लाइक आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि P1 से लेके P5 तक की जो आपकी वल्नरेबिलिटीज है उनके बेसिस पे। सो लो या फिर पॉसिबल हो सकता है कि इसका रिवॉर्ड मिल जाए और आपको लगता है कि इंफॉर्मेटिव टाइप की है, या फिर आपको लगता है कि सीक्वल इंजेक्शन टाइप की लाइक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, सो हाई रिवॉर्डेड के अंदर कर सकते हैं आप इसको। बट अभी भी क्योंकि नॉन टेक्निकल और सीक्वल इंजेक्शन हालांकि दोनों काम नहीं करे, सो फिर भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो मेरा अभी भी यहाँ पे मेरा लाइक्लीहुड फैक्टर विच इज 2.25। Then third one is opportunity. So opportunity is like what resource and opportunities are required for this group of threat agents to find and exploit this vulnerability. So यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए? Full access of expensive resources required, या फिर special access of resources required, some access of resources required, या फिर no access of resources required. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं विच इज़ पब्लिक फेसिंग वेब एप्लीकेशन, सो यस वहाँ पे आपको कुछ करने के लिए कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस अगर आपने ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की है या वाइट बॉक्स टेस्टिंग की है एंड यू हैव द यूजर नेम पासवर्ड्स, देन यहाँ पे आता है कि यस सम एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, सो यू कैन चूज नंबर 7। और अगर फुल एक्सेस का हो गया या फिर एक्सपेंसिव रिसोर्सेज हो गए कि फॉर एग्जांपल अगर आप रेड टीमिंग कर रहे हो और RFID कार्ड रीडर भी आपको चाहिए, मल्टीपल फैक्टर्स है, मल्टीपल चीज़ें, सो आप यहाँ पे नंबर 0 चूज कर सकते हैं कि लाइक मुझे फुल एक्सेस चाहिए था उसके लिए एंड एक्सपेंसिव रिसोर्स रिक्वायर्ड हुए थे, सो यू कैन चूज एनीथिंग लाइक स्पेशल एक्सेस और रिसोर्स रिक्वायर्ड। नाउ द साइज, लाइक हाउ लार्ज इज द ग्रुप ऑफ थ्रेड्स एजेंट। तो यहाँ पे नंबर क्या आते हैं? सो यहाँ पे डेवलपर लेवल की बात हो रही है, इंटरनल यूजर, पार्टनर्स, ऑथेंटिकेटेड यूजर या फिर एनोनिमस इंटरनेट यूजर्स, लाइक कौन किस लेवल पे आप ये कर सकते हैं और क्या चीज़ इम्पैक्ट होगी। सो अगर पब्लिक फेसिंग है और आपने डायरेक्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर ली, सो यू कैन चूज लाइक एनोनिमसली इंटरनेट यूजर्स विच कैन एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबिलिटी with the help of like Tor browser or by spoofing their IP addresses. सो इंटरनल यूजर्स, पार्टनर, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। सो अगर आप किसी क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो और आपके पास VPN का एक्सेस मिला है
और एक्सेस करने के बाद आप इंटरनल यूजर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, सो यू कैन यूज नंबर 4। नाउ इंटरनल यूजर्स में यू कैन सी माई लाइकलीहुड फैक्टर इट्स 3.25। Now let's move on vulnerabilities factor, which is as of discovery. So as of discovery, it's like how easy is for this group of threat agent to discover this vulnerability, which is like particularly impossible, practically impossible, difficult, easy and automated tools available. आपने कुछ टूल चलाया और उसके बेसिस पे यू गोट दैट वर्नेबिलिटी, या फिर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये चीज़। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है, बट वो चीज़ जब भी पॉसिबल है जब आपको उसका फिजिकल एक्सेस चाहिए हो। दैट्स मीन किसी सर्वर पे आप डायरेक्ट जाओ तो ही आप ये अप्लाई कर सकते हो वर्नेबिलिटीज, एक्सप्लॉयटेशंस एंड ऑल। या डिफिकल्ट है, इजी है, सो यू कैन यूज लाइक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, या फिर ऑटोमेटेड टूल से भी मिल गई थी वाली vulnerabilities, सो यू कैन चूज एनीथिंग लाइक डिफिकल्ट। नाउ नेक्स्ट इज एज ऑफ एक्सप्लॉइट। सो एज ऑफ एक्सप्लॉइट्स हो गए आपके कि हाउ इज दिस ग्रुप ऑफ threat agents to actually exploit this vulnerability. So theoretical है, difficult है, easy है, या again automated tools availability पे है, so you can use like accordingly जो भी आपकी vulnerability है। So for example easy, and what is the awareness? Awareness में unknown, hidden, obvious and public knowledge। अब आपको कुछ exploits मिला है which is वहाँ पे आपको publicly मिल गया, या फिर वो unknown था, hidden था, that's mean आपने टोर ब्राउजिंग के थ्रू या फिर ऑनियन साइट से आपने कुछ एक्सप्लोइट्स निकाला है। ऑब्वियस सा था कि आपको पता था कि ये चीज़ तो ऐसे हो ही जाएगी, जो कि पब्लिकली भी अवेलेबल थी, सो यू कैन यूज अकॉर्डिंगली योर like options. Then intuition detection, like how likely is to exploit to be detected. So it is active detection in application, logged and review, logged without review, या फिर not logged। ये आपको पता होना चाहिए कि लॉग्ड एंड रिव्यूड हो गया था। फॉर एग्जांपल आपने सीक्वल किया और आपने डेटाबेस में कुछ ना कुछ एंट्री हुई, सो यस वो लॉग्ड हो रहा है और वो रिव्यू हो रहा है। या फिर यू कैन आस्क टू द क्लाइंट कि ये मैंने एक्सप्लॉइट्स किए थे, सो इनके बेसिस पे, या फिर अगर आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कर रहे हैं तो उन ऑर्गेनाइजेशंस पे भी आप देख सकते हो कि ये चीज़ क्या मॉनिटरिंग हो रही थी, रिपोर्टेड था या नहीं था, लॉग्ड सेव हो रहे नहीं हो रहे, सो उनके बेसिस पे यू कैन चूज। सो नॉट एप्लीकेबल में आप यू कैन यूज जीरो, otherwise logged and reviewed. So number 3, so you can see threat agent factor it's high, which is 6.5, vulnerability factor it's medium, which is 3.75, and likelihood factor मेरा हो गया 5.125। नाउ यहाँ पे लाइक नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे हुआ। सो 9 9 + 4 + 4, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करोगे, सो यू कैन गेट 6.5। सेम चीज यहाँ पे भी दोनों के डिवाइड करके डिवाइड बाय आप 2 करोगे, सो यहाँ पे आपके लाइक्लीहुड फैक्टर्स यहाँ पे आपके आ जाता है। एंड यू कैन सी इन स्कोर वेक्टर जहाँ पे आप ये मेंशन करते हैं क्लाइंट को। सो SL हो गया आपका स्किल लेवल, M फॉर मोटिव, O फॉर अपॉर्चुनिटी, S फॉर साइज, ED फॉर एज ऑफ डिस्कवरी, एज ऑफ एक्सप्लॉइट, अवेयरनेस एंड इंट्यूशन डिटेक्शंस। नाउ LC, LI, LAV ये सारी चीजें देखते हैं हम इम्पैक्ट फैक्टर्स के अंदर। सो इम्पैक्ट फैक्टर्स हो गया आपके टेक्निकली इम्पैक्ट फैक्टर्स में लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपने जो भी आपने एक्सप्लोइट्स यूज में लिया है उस पे आपके कॉन्फिडेंशियलिटी, सो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल पे मिनिमम और नॉन सेंसिटिव डेटा डिस्क्लोज्ड हुआ था, मिनिमम क्रिटिकल डेटा और एक्सटेंसिव नॉन सेंसिटिव डेटा डिस्क्लोज्ड, एक्सटेंसिव क्रिटिकल डेटा डिस्क्लोज्ड, या फिर ओल्ड डेटा डिस्क्लोज्ड, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। एंड लॉस ऑफ इंटीग्रिटी के अंदर मिनिमल, स्लाइटली करप्टेड डेटा, extensive minimal, extensive seriously corrupt data, and old data totally corrupt, so you can choose again accordingly। Then as per the uh, loss of availability पे सेम मिनिमल सेकेंडरी सर्विस इंटरप्टेड, या फिर मिनिमल प्राइमरी और एक्सटेंसिव सेकेंडरी सर्विस इंटरप्टेड, एक्सटेंसिव प्राइमरी सर्विस इंटरप्टेड, और या फिर ऑल सर्विस कंप्लीटली लोस्ट। सो अवेलेबिलिटी के बेसिस पे आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं जो भी आपकी वनरेबिलिटीज थी। देन लॉस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पे कि एक्शन ट्रेसेबल ऑफ एन इंडिविजुअल था या नहीं, विच इज फुल्ली ट्रेसेबल, या फिर पॉसिबल ट्रेसेबल, या फिर कंप्लीटली एनोनिमस, कि आपने कोई
फाइल अपलोडिंग की कोई वल्नरेबिलिटी थी, आपने वहाँ पे अपलोड किए चीज़ें, आपने अपनी लॉग फाइल को पूरा रिमूव कर दिया, सो कोई भी उसको ट्रेस नहीं कर सकता, विच इज़ कंप्लीटली एनोनिमसली। सो यहाँ पे यू कैन सी टेक्निकल इम्पैक्ट फैक्टर हाई। तो यहाँ पे मेरे पास 8 नंबर यहाँ पे आ गए। सो अगेन 7 + 9 + 7 + 9 divide by 4, which is my 8. Then again the business impact factor. So you can tell to the client or tell to your manager or company that financially damage is it possible or not, which is less than the cost of the fix of the vulnerability, minor effect of on annual profit, significant effect on annual profit, या फिर bankruptcy, कुछ भी हो सकता है। सो आप अपनी वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस लेवल तक जा सकता है। सो माइनर इफेक्ट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट, सो यू कैन चूज दिस वन। रेपुटेशन डैमेज में मिनिमल डैमेज था, लॉस ऑफ मेजर अकाउंट्स, लॉस ऑफ गुडविल, या फिर ब्रांड डैमेज। सो कोई अच्छी वेबसाइट है आपकी और ई कॉमर्स पोर्टल है, आपने वहाँ पे किसी फाइल वल्नरेबिलिटीज के बेसिस पे आपने उसको डीफेम कर दिया, सो यू कैन चूज द ब्रांड लाइक ब्रांड डैमेज। सो हो सकता है वहाँ पे डैमेज हुआ हो ब्रांड के नाम को। नाउ नॉन कंप्लाइंस में आ जाता है आपके कि लाइक हाउ मच एक्सप्लोजर डेटा नॉन कंप्लाइंट इंट्रोड्यूस, सो विच इज माइनर वायलेशन या फिर क्लियर वायलेशन या फिर हाई प्रोफाइल वायलेशंस। सो this is again depends on like what policy is followed by the organization. For example, if organization is like in European countries, so यूरोपियन कंट्रीज के अंदर GDPR तो है तो क्या वो माइनर वायलेशन हुआ है, क्लियरली वायलेशन हुआ है, या फिर हाईली प्रोफाइल वायलेशन यहाँ पे हुआ है। ISO 27001 पे बेसिस पे देख सकते हैं, ISMS पॉलिसीज के बेसिस पे देख सकते हैं, निस्ट के बेसिस पे देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। सो यू कैन यूज लाइक हाईली प्रोफाइल वायलेशन, प्राइवेसी वायलेशंस के अंदर one individually, hundreds of people, thousands of people, millions of people. So this is the simple one. So business factor rates again 6, which is 9 + 3 + 7 + 5 divided by 4, and again 8 + 6 divided by 2, it's 6. So overall मेरी जो मेरी risk severity आई है which is high. Now you can submit to this to your client with शोइंग कि मेरा स्कोर वेक्टर ये है, और अगर एक्सप्लेनेशन आपको देनी है सो यू कैन यूज दिस स्क्रीनशॉट एज वेल एंड सबमिट टू द क्लाइंट। सो ये था सिंपली रिस्क रेटिंग कैलकुलेटर, जो कि आप क्लाइंट के साथ या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हो सकता है कुछ एक वर्ड्स नए हो, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगे, बट अलग अलग मेथोडोलॉजी है। यू कैन यूज नेस्ट, जैसा डिस्क्लेमर के अंदर देखा था वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर। सो दिस इज द सिंपल वीडियो फॉर द रिस्क रेटिंग कैलकुलेटर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।